हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में मैं आप लोगों को गुलाम वंश के बारे में अध्ययन करा रहा था। गुलाम वंश के बारे में हम लोगों ने प्रारंभिक शासकों का किस प्रकार से कार्य था, उनकी कौन सी उपलब्धियां थी, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। हाँ, चलिए देखिए। जैसे देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है बलबन के बारे में, यानी जिसका शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक था। इसका देखिए मूल नाम बहाउद्दीन मिला है इतिहासकारों की अन्य रचनाओं में। इसको बताया गया है कि यह इलबरी तुर्क था और इसका उपनाम था, इसको बलबने खुर्द के नाम से जाना जाता था, यानी कनिष्ठ बलबन। इसकी कुछ उपाधियां थी, जिसमें देखिए गियासुद्दीन था इसकी उपाधि, जिसको सुल्तान बनने पर इसको दिया गया था। इसकी एक उपाधि थी उलूग खां, इसका मतलब होता है महान खां। इसके बाद देखिए नियाबते खुदाई, जिले इलाही, ये इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। इसको देखिए बलबनी वंश या द्वितीय इलबारी वंश का संस्थापक कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। इसके अलावा देखिए बर्नी ने बलबन को खुफिया कातिल के रूप से बुलाया है। जनता का पिता एवं नायक कहा है उसने इसको। इब्न बतूता के अनुसार कहा गया है कि बलबन की कुरूपता के कारण इल्तुतमिश ने उसे खरीदने से मना कर दिया था। तब उसने कहा कि 99 दास अपने लिए तो एक मुझे ईश्वर के लिए खरीद ले। यानी वह कुरूप था, तो जब उसको खरीदने के लिए इल्तुतमिश गया तो उसने उससे मना कर दिया कि नहीं मैंने, तो उसने कहा कि 99 दास अपने लिए खरीदिए तो एक दास जो है ईश्वर के लिए खरीद लीजिए। तो उस बात को सुनकर इल्तुतमिश ने इसे अपना दास बनाया था। उसको दास बनाकर खरीद कर उसने सक्का या भिस्ती यानी पानी लाने वाला जो कार्य था वही अपने सैनिकों के साथ इसको दिया था, यानी सेना में रहेगा और उनको पानी लाएगा, पानी पिलाएगा। सिंहासन पर बैठते ही उसने देखिए 1267 ईस्वी में मेवों का दमन किया। गोपालगिर में उसने किला बनवाया और इसमें अफगानों की नियुक्ति की। दिल्ली के 4 कोनों भोजपुर, पटियाली, काम्पिल तथा जलाली में इसने 4 किला बनवाया और यहाँ भी अफगान अधिकारियों की नियुक्ति की। यानी वह अफगानों को बहुत खास मानता था, इसलिए उनकी नियुक्ति अपने महत्वपूर्ण शासन के पदों पर किया था। बलबन अपने विद्रोहियों के प्रति रक्त एवं युद्ध की नीति अपनाता था, यानी जो इसका विद्रोही होता था, जो इसके खिलाफ जाता था, वो उसके खिलाफ इसी प्रकार की नीति अपनाता था, रक्त एवं युद्ध, यानी वो उसको मार डालेगा या उसके खिलाफ युद्ध करेगा। बलबन पक्का साम्राज्यवादी शासक था, फिर भी उसने साम्राज्य विस्तार की जगह सुदृढ़ीकरण पर बल। कहा जाता है कि बलबन एक साम्राज्यवादी शासक था। साम्राज्यवादी का मतलब होता है कि जो अपने शासन को खूब बढ़ाना चाहता है, नए नए क्षेत्रों को जीतकर अपने शासन को विस्तृत करना चाहता है, इस प्रकार का था। लेकिन उसने अपने शासनकाल में अपने शासन को विस्तृत न करके बल्कि उसको सुदृढ़ यानी मजबूत करने पर ज्यादा जोर दिया। इसके बाद देखिए मंगोलों के प्रति उसकी नीति शक्ति एवं कूटनीति पर आधारित, यानी जो मंगोल शासक समय समय पर आक्रमण कर रहे थे दिल्ली सल्तनत पर, तो उसकी जो नीति थी वो शक्ति, यानी उनको शक्ति से उनके साथ पेश आना है, उनका मुकाबला करना है और उनके साथ राजनीति के साथ भी काम करना है, यानी उनके खिलाफ जो भी एक्शन लेना है वो राजनीतिक रूप से सही होना चाहिए। बंगाल विद्रोह एकमात्र विद्रोह था जिसे बलबन ने दिल्ली से बाहर आकर दबाया, यानी उसके खिलाफ जो विद्रोह हुए उसमें से जो बंगाल का विद्रोह था उसी को दबाने के लिए बलबन दिल्ली से बाहर गया था, नहीं तो वो दिल्ली से बाहर नहीं जाता था। बंगाल को तुर्क लोग परिपूर्ण नरक कहते थे। तुर्कों के द्वारा जो उस समय बंगाल का क्षेत्र था उसको परिपूर्ण नरक के रूप में बुलाया जाता था। सल्तनत युग में इसे विद्रोहों का नगर भी कहा जाता था। सल्तनत काल में इतिहासकारों के द्वारा इसे विद्रोहों का नगर कहा गया, यानी ये ऐसा स्थान था जहां समय समय पर हर समय विद्रोह हुआ करता था। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपना वसैया यानी वसीयत जारी किया था, यानी दिल्ली सल्तनत के शासकों में यह पहला शासक था जिसने अपनी वसीयत निर्माण की थी।
इसके समय तुगरिल बेग खां का विद्रोह हुआ था। इसने 1279 में सुल्तान मुगीसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनवी का शासक घोषित कर दिया था। यानी इसके समय तुगरिल बेग खां ने विद्रोह किया और उसने अपने आप को लखनौती का शासक घोषित कर दिया। 1280 में बलबन ने उसे मुकद्दिर के हाथों मरवा दिया और फिर मुकद्दिर को तुगरिल कुश की उपाधि दे दी। जब इसका विद्रोह किया गया और इसने अपने को शासक नियुक्त कर दिया तो इसकी हत्या करवा दी गई बलबन के द्वारा। अब इसके बाद देखिए, जो है बलबन का पुत्र मोहम्मद खां शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का। यह बलबन का ज्येष्ठ पुत्र था। इसकी उपाधि का आन मलिक तथा खान शहीद के दी गई थी। खुद इसको बलबन ने ये उपाधियां दी थी। इसी के संरक्षण में सर्वप्रथम अमीर खुसरो एवं अमीर हसन देहलवी ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की थी। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर खुसरो ने अपनी रचना कब करना शुरू की थी या साहित्यिक जीवन की शुरुआत कब की थी, तो बलबन के पुत्र मोहम्मद खां के शासनकाल में। अमीर हसन देहलवी को भारत का शेख सादी कहा जाता था। यानी अमीर हसन देहलवी जो था उसको भारत का शेख सादी बुलाया जाता था। इसने फारसी के महान कवि शेख सादी को भी भारत बुलाया था, लेकिन वह नहीं आ पाए। वह मुल्तान में उनके लिए खानकाह बनवाना चाहता था। यानी जो ओरिजिनल शेख सादी थे उसको इसने अपने शासनकाल में बुलाया था, लेकिन वो नहीं आ पाए थे और वो बुलाना इसलिए चाहता था कि उनके लिए वह एक खानकाह बनाना चाहता था। तो बाद में अमीर हसन देहलवी को ही भारत का शेख सादी की उपाधि दी गई थी। अब देखिए बलबन की उपलब्धियां एवं उसका राजत्व। बलबन ने राजतंत्र की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि करने हेतु चालिसा का दमन किया और अमीरों की गुपचुप तरीके से हत्या करवा दी। यानी उसने अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो चालिसा दल का गठन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, उसको धीरे धीरे उसने तोड़ना चाहा, नष्ट करना चाहा और एक एक करके उनकी धीरे धीरे हत्या करवा दी। उसका राजत्व ईरानी यानी फारसी विचारों पर आधारित था। यानी वह अपना जो शासन चलाता था, राजकाज चलाता था, वो पूरी तरह से ईरानी पद्धति पर आधारित था। इसने स्वयं को नियाबते खुदाई यानी पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर द्वारा प्रदत्त एवं जिल्ले इलाही के रूप में घोषित किया था। यानी ये कहता था कि मैं धरती पर, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। इसने गैर इस्लामिक प्रथाएं जो कि ईरानी मूल की जैसे सिजदा एवं पैबोस, सुल्तान के पांव चूमना शुरू की थी। यानी इसने ईरानी मूल की कुछ प्रथाएं थी जिसको सिजदा और पैबोस के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए झुक कर सुल्तान के पैर को चूमा जाता है। तो इस प्रथा को उसने अपने शासनकाल में अपनाया था। सर्वप्रथम इसी ने ईरानी त्योहार नवरोज यानी सूर्य पूजा करना शुरू करवाया था। ईरानियों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार नवरोज है, तो उसको इसने अपने शासनकाल में शुरू किया था। 19 दिनों तक यह जो त्योहार है वो चलता था। तो इसमें उसने ईरानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसने देखिए शराब त्याग दिया, सामाजिक सभाओं में नृत्य, संगीत एवं मद्यपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यानी जब उसने खुद शराब त्याग दिया तो दूसरों को भी ये सब चीज़ों के लिए एकदम मना कर दिया। उसके अलावा उसने अपने शासनकाल में नृत्य, संगीत, इन सब चीज़ों पर भी रोक लगा दिया। दरबार में हंसी मजाक भी उसने बंद करवा दिया। दरबारियों को विशेष वस्त्र ही धारण करके दरबार में आने की आज्ञा दी। इसने दरबार में अपने ड्रेस कोड लागू कर दिया और लोगों को एकदम हंसी मजाक करने से मना कर दिया। बलबन कहता है कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के जन्मे व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें जलने लगती हैं और गुस्से में हाथ तलवार पर जा पड़ती। इससे क्या पता चल रहा है कि बलबन जो था निम्न वर्ग के, निम्न कुल के लोगों को देखना नहीं चाहता था, उनसे घृणा करता था। इसलिए उसने इस तरह की बात कही कि मैं जब भी किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूँ, निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ, तो मेरी आंखें जलने लगती हैं गुस्से में और मेरी तलवार अपने म्यान से बाहर निकल जाती। तो इस तरह से उसने कहा था।
इसने स्वयं को आम जनता से दूर रखा, क्योंकि उसका मानना था कि राजत्व जब आम जनता के पास पहुंच जाता है तो वह क्षीण हो जाता है। इसने अपने आप को जनता के सामने ले जाने से एकदम दूर रखा था, यानी कहता था जब मैं जनता के सामने चला जाऊंगा तो मेरा महत्व नहीं रह जाएगा, इसलिए उसने कहा कि राजत्व क्षीण हो जाएगा, इसलिए नहीं जाता था। अब देखिए, इसके द्वारा कुछ प्रशासनिक सुधार किए गए थे। प्रशासनिक सुधारों में देखिए क्या क्या किया इसने। बलबन ने ही सबसे पहली बार दीवाने अर्ज, इस जो है सैन्य विभाग होता था, उसका गठन किया था। इसका पहला प्रमुख उसने अमीर खुसरो के नाना इमादुल मुल्क को बनाया था। बलबन ने ही सर्वप्रथम जिलों के रूप में सिख का विकास किया। इसका प्रमुख सिकदार कहलाता था, यानी उसने जिलों के रूप में नए नए क्षेत्रों को गठित किया, जिसको सिख के नाम से उसने बनाया, और उसका एक अधिकारी होता था जिसको सिकदार कहा जाता था। बलबन ने प्रत्येक इक्ता यानी सूबा में बरीद मुख्य संवाददाता की नियुक्ति की। इसने देखिए हर इक्ता में बरीदों की नियुक्ति की और उनसे ही इसको सारी सूचना मिला करती थी। इसने 20 या 30 टंका पेंशन के बदले इक्ताओं जागीरों के पुनर्ग्रहण का आदेश दिया। इसने कहा कि अब इसके पहले के शासनकाल में जो जागीरें प्रदान की गई हैं उन जागीरों को वापस ले लिया जाए, उसके बदले में 20 या 30 टंका उनको दे दिया जाए। उसने खलीफा की स्मृति में सिक्के जारी करवाए और खुतबे में उसका नाम पढ़वाया। गढ़ मुक्तेश्वर की दीवालों पर उत्कीर्ण लेख में उसने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। वह उलेमा और इस्लामिक संतों का सम्मान करता था। उसके साथ शरीयत एवं दर्शन पर विचार विमर्श एवं सदैव उन्हीं के साथ भोजन करता था। यानी जो संत होते थे, जो मौलवी होते थे, जो उलेमा होते थे, उनको उसके द्वारा बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था और उनसे वह शरीयत के विषय पर चर्चा करता था और उनके साथ बैठ के भोजन किया करता था। जियाउद्दीन बर्नी ने गियासुद्दीन बलबन के बारे में लिखा है कि न्याय और लोगों के प्रति दया के कारण उसे अपनी प्रजा का सम्मान मिला। यानी वह अपने प्रजा को बहुत न्याय देता था, लोगों के प्रति न्यायप्रिय था, जिसकी वजह से उसकी प्रजा उसको बहुत पसंद करती थी, सम्मान देती थी। उसकी प्रजा उसकी राजगद्दी की पक्की समर्थक बन गई थी, इसीलिए उसकी जो प्रजा थी उसकी राजगद्दी को मानती थी, महत्व देती थी, इसीलिए उसको राजगद्दी से हटाना नहीं चाहती थी। अब देखिए इसकी मृत्यु कब हुई। इसकी मृत्यु 1287 ईस्वी में हुई और इसका जनाजा कुस्के लाल महल से निकालकर दारुल अमान में दफन किया गया। यानी इसका जो महल था वो लाल महल के नाम से पुकारा जाता था, जिसको कुस्के लाल के नाम से जाना जाता है। इसकी मृत्यु पर इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि जो अमीर थे उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ दिए, सर पर धूल उड़ाई एवं 40 दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया। मलिक फखरुद्दीन 6 मास तक नंगी भूमि पर सोया था। यानी इसको इन लोगों ने इतना सम्मान दिया कि इसके मृत्यु पर इस प्रकार की क्रियाएं उन्होंने की। इसके बाद देखिए कै खुसरो शासक बनता है और उसको बलबन ने अपनी मृत्यु से पूर्व बुगरा खां को सुल्तान बनाना चाहता था, लेकिन बुगरा खां बंगाल से वापस नहीं आया तो उसने मोहम्मद खां के पुत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। यानी बलबन किसी और को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता, जिसमें बुगरा खां को उसने महत्वपूर्ण स्थान देने का विचार किया था, लेकिन वह नहीं आ पाता है तो फिर बाद उसने मोहम्मद खां के पुत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दिल्ली के दादवेग यानी जो शहर का अधिकारी होता था उसको निजामुद्दीन ने कै खुसरो को सुल्तान बनने ही नहीं दिया। यानी जो दिल्ली का दादवेग था शहर अधिकारी, उसको निजामुद्दीन ने कै खुसरो को सुल्तान बनने से मना कर दिया। इसने बुगरा खां के पुत्र कैकूबाद के हाथों कै खुसरो को मंडोली में मरवा दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए जो गुलाम वंश में जो शासक थे उनका क्रम चलता रहा और इसके बाद फिर कै खुसरो के बाद कैकूबाद शासक बना, जो 1287 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। इसकी देखिए उपाधि थी मुइजुद्दीन। इसके पिता का नाम बुगरा खां था। इसको सुल्तान नासिरुद्दीन की उपाधि मिली थी।
इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बरन का राज्यपाल बनाया और आरिजे मुमालिक का पद दिया। यानी इसने फिरोज खिलजी को महत्वपूर्ण पद दिया था और उसको अपने शासन में एक प्रतिष्ठित पद का हिस्सेदार बनाया था। निजामुद्दीन इसका नायब बना था। कैकोबाद का जो दरबार था वो देखिए नर्तकियों एवं गायकों का अखाड़ा बन गया था। यानी इसका मतलब यह अयोग्य शासक था, यह बिलासी शासक था। इसने यमुना के तट पर कैलोगढ़ी में एक भव्य महल बनवाया और वहां पर रंगरेलियों के संसार में डूब गया। यानी इसने यमुना के तट पर एक अलग से महल बनवाया था जहां पर ये मौज मस्ती किया करता था, रंगरेलियां मनाता था, नर्तकियों गायकों के साथ नाचा गाया करता था। तो इस प्रकार से इसका शासन एकदम कमजोर हो गया था। बाद में इसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात तुर्कों ने अपना साम्राज्य खो दिया। यानी इस तरह से धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर हो गया और फिर इनका साम्राज्य इनके हाथों से चला गया। इसके बाद देखिए इनका अंतिम शासक क्यूमर, या जिसको क्यूमर्स के नाम से जाना जाता है, वो बना था 1290 ईस्वी में। ऐसा प्रमाण हमको ऐतिहासिक साक्ष्यों में मिलता है। और इसी को देखिए गुलाम वंश का अंतिम शासक भी इतिहासकारों ने बताया है। इसे 2.5 वर्ष की उम्र में सुल्तान बनाया गया था। यानी जब यह सुल्तान बना था तो उस समय कोई भी योग्य शासक ऐसा नहीं था जिसको दिल्ली सल्तनत का शासक बनाया जाए, और उसको इन्होंने जो है 2.5 वर्ष की उम्र में ही शासक बनाया था। इसे शमसुद्दीन द्वितीय की उपाधि देकर नासिरी चबूतरे पर राज्याभिषेक कर दिया गया। बाद में इसको ही जलालुद्दीन खिलजी ने मारकर अपने एक नए वंश की स्थापना की थी। यानी जलालुद्दीन खिलजी का उस समय प्रभाव ज्यादा हो गया था और वह ताकतवर हो गया था, जिसकी वजह से इसने इस अयोग्य और कम उम्र के शासक को मार दिया और फिर अपना एक नया वंश स्थापित किया जिसको खिलजी वंश के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और फिर उसके बाद अपने देश में दिल्ली के शासन पर एक नए वंश की स्थापना हुई। फिर उसके बाद उसमें और भी शासक आए जिन्होंने अपना शासन चलाया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आज हम लोगों ने गुलाम वंश का पूरी तरह से अध्ययन कर लिया और गुलाम वंश की जो महत्वपूर्ण शासक थे उनकी कौन कौन सी उपलब्धियां थे उसको भी देख लिया। तो आज की क्लास में यहीं तक मैं रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत की जो दूसरे वंश यानी खिलजी वंश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा होगा और नोट्स भी बनाया होगा, ऐसा मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।